चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता से हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका खतरे में पड़ सकती है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्तिशाली देशों के बीच जारी प्रतिद्वंदिता और टैरिफ युद्ध से क्षेत्र के अलग अलग गुटों में विभाजित होने और ध्रुवीकरण बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है। आसियान की केंद्रीय भूमिका क्या है? तो यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान को विकसित होती हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संरचना का नेतृत्व करना चाहिए। यह सिद्धांत सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्पन्न हुआ, जब इस क्षेत्र के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों की अनुपस्थिति, जापान के पुनः सैन्यकरण की संभावना, चीन के उदय और अन्य सुरक्षा मुद्दों को लेकर गंभीर अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2018 के शांग्री ला संवाद में व्यक्त किए गए मुक्त, खुले और मजबूत हिंद प्रशांत के विजन में भी इस सिद्धांत को रेखांकित किया गया। देखते हैं आसियान की केंद्रीय भूमिका सिद्धांत के समक्ष खतरे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका चीन शीत युद्ध, तो यह युद्ध आसियान सदस्य देशों को विभाजित कर सकता है, क्योंकि कुछ सदस्य देशों के चीन के साथ तो कुछ सदस्य देशों के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है। ऐसे में आसियान के अलग अलग मंचों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग कठिन हो जाएगा। कमजोर होती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता के चलते पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम जैसे सहयोग आधारित आसियान केंद्रित मंच कमजोर हुए हैं। अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव। तो ये टैरिफ उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को अस्थिर कर रहे हैं जिस पर आसियान निर्भर करता है। इसकी वजह से तनाव उत्पन्न हो रहा है और जवाबी व्यापारिक कार्यवाहियों को लेकर आसियान देशों के बीच एकता कमजोर हो रही है। आसियान की केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने के उपाय। तो आसियान को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए। इसके लिए सदस्य देशों के बीच अधिक एकजुटता, संकट से निपटने के बेहतर तंत्र, असहमति की स्थिति में निर्णय लेने के नए विकल्प और विवादास्पद सुरक्षा मुद्दों को सुलझाने के प्रति तत्परता जैसे उपाय किए जा सकते हैं। समान सोच वाले साझेदारों देशों संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना। तो यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों से सहयोग बढ़ाना चाहिए। ये संगठन और देश संयुक्त राज्य अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना। तो भारत आसियान देशों का स्वाभाविक साझेदार देश है। वास्तव में भारत भी क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, आर्थिक विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के आसियान लक्ष्यों को साझा करता है। मौजूदा समझौतों की समीक्षा। तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में सुधार करना चाहिए तथा अधिक देशों को ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित 2 महत्वपूर्ण समुद्री विधेयक पारित किए गए। तो लोकसभा ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 और राज्यसभा ने कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 का उद्देश्य भारत के समुद्री कानूनों को मार्पोल और रेक रिमूवल कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप बनाना है। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक 2025 का उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। विधेयकों के प्रमुख प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। तो मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 की जगह लेगा। तो सभी जहाजों का अनिवार्य पंजीकरण। तो जहाज के प्रणोदन या वजन के प्रकार के बावजूद सभी जहाजों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसमें पुनःचक्रण के लिए जहाजों का स्थायी पंजीकरण का भी प्रावधान है। जहाजों की परिभाषा का विस्तार। तो अब इसमें मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स, सबमर्सिबल्स और नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट्स भी शामिल हैं। स्वामित्व मानदंड। तो इसमें अब भारतीय नागरिक, भारतीय कानूनों के अनुसार स्थापित कंपनी, निकाय, पंजीकृत सहकारी समितियां, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आदि द्वारा आंशिक स्वामित्व वाले पोत भी शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रपति पोत परिवहन बोर्ड और राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड 1958 के अधिनियम के प्रावधानों को इसमें भी बरकरार रखा गया है। नाम में परिवर्तन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर डायरेक्टर जनरल ऑफ मरीन एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया है। इसे समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है। नाविक समझौतों का विस्तार। तो इसमें अधिक पक्षकारों को शामिल किया जाएगा। इससे नाविकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित होगी। समुद्र में प्रदूषण की रोकथाम। इसमें सभी जहाजों के लिए उनके टन भार पर ध्यान दिए बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक 2025। तो इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 का स्थान लेगा। हेग विस्बी नियमों 1924 को अपनाना। तो ये नियम और उनके बाद के संशोधन दुनिया भर में स्वीकृति समुद्री मानक हैं। केंद्र सरकार की भूमिका। तो केंद्र सरकार को बिल ऑफ लैंडिंग से संबंधित दिशा निर्देशन जारी करने और नियमों से संशोधन करने का अधिकार होगा। बिल ऑफ लैंडिंग वह दस्तावेज होता है जिसे मालवाहक कंपनी माल भेजने वाले को देती है। इसमें माल का प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य की जानकारी होती है। फिर नेक्स्ट है, जापान के हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु हमले के 80 साल पूरे हुए। तो ज्ञातव्य है कि 6 एवं 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिटिल बॉय और
फेटमैन नामक परमाणु बम क्रमशः हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराए थे। इन परमाणु हमलों ने भीषण विनाश किया था और लोगों को लंबे समय तक रेडिएशन के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ा था। देखते हैं इसके विषय में। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत तो जापान द्वारा 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। परमाणु हथियार रखने की होड़ की शुरुआत तो 1949 में सोवियत संघ द्वारा अपने पहले परमाणु परीक्षण के साथ ही विश्व में परमाणु हथियार रखने की स्पर्धा की शुरुआत हुई। आगे चलकर यह शीत युद्ध की विशेषता बन गई। परस्पर सुनिश्चित विनाश का सिद्धांत तो ये एक प्रकार का निवारक सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि एक महाशक्ति द्वारा किए गए परमाणु हमले का जवाब इतने भीषण जवाबी परमाणु हमले से दिया जाएगा कि दोनों देशों का विनाश हो जाएगा। असैन्य परमाणु सहयोग तो 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना असैन्य परमाणु अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए की गई। निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास तो निरस्त्रीकरण सम्मेलन को परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वार्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एकमात्र बहुपक्षीय मंच बनाया गया। हिरोशिमा के बाद परमाणु हथियारों से संबंधित वैश्विक संधियां एवं पहले तो आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 ये वायुमंडल एवं बाह्य अंतरिक्ष में और जल के भीतर परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। परमाणु हथियार अप्रसार संधि एनपीटी 1970 तो इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और परमाणु तकनीकों के प्रसार को रोकना है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी 1996 तो यह संधि सैन्य और असैन्य उद्देश्यों के किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। निरस्त्रीकरण मामलों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तो यह संगठन वैश्विक स्तर पर सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। अन्य पहले पैक्ट फॉर फ्यूचर परमाणु हथियार निषेध संधि आदि। फिर नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मेगा फ्लैश लाइटनिंग के रिकॉर्ड को प्रमाणित किया। तो 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 829 किलोमीटर की एकल आकाशीय बिजली की चमक उत्पन्न हुई थी, जो कि एक रिकॉर्ड बना है। ये पूर्वी टेक्सास से शुरू होकर कंसास सिटी के पास तक फैली थी। इसके विषय में देखते हैं। तो आकाशीय बिजली वायुमंडल में बहुत तीव्र और व्यापक विद्युत आवेश का निर्मुक्त होना है। आकाशीय बिजली गर्जन करने वाले बादल के भीतर दो विपरीत आवेशों के बीच इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग या बादल में और जमीन पर दो विपरीत आवेशों के बीच क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग उत्पन्न हो सकती है। यह आवेश वायु के तापरोधी गुण को खंडित कर देता है। इस कारण भूमि पर बिजली गिरती है। प्रभाव तो बिजली जब गिरती है तो उसके आसपास की हवा तेजी से गर्म हो जाती है, जिससे वह फैलती है और तीव्र ध्वनि यानी गर्जन पैदा होती है। बिजली और गरज के साथ आने वाले तूफान को थंडरस्टॉर्म कहते हैं। कारण देखते हैं। तो तापमान में वृद्धि। तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से भारत में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 7% से 18% तक की बढ़ोतरी होती है। प्रदूषण, एरोसोल के स्तर में वृद्धि, शहरीकरण आदि। भारत में रुझान तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल के अनुसार 2019 से 24 के बीच इन घटनाओं में 57% की वृद्धि हुई है। मुख्य खतरे तो इमारतों में बिजली गिरने से आग, विस्फोट, वृक्षों का टूटना, जानमाल का नुकसान आदि। भारत द्वारा उठाए जाने वाले कदम तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2 स्तरीय अप्रोच, वैज्ञानिक समाधान और समुदायों में उनका क्रियान्वयन तथा जलवायु कार्यवाही के जरिए घटनाओं को कम करना। आकाशीय बिजली और थंडरस्टॉर्म से बचाव एवं प्रबंधन के लिए कार्य योजना की तैयारी हेतु दिशा निर्देश 2019। अन्य आकाशीय बिजली के प्रारंभिक चेतावनी के प्रसार के लिए प्रोटोकॉल SACHET, मोबाइल एप्लीकेशन आदि। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD तो 3 मोड्स में आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी करता है। 5 दिन से 24 घंटे तक का लाइटनिंग आउटलुक, नाउकास्ट यानी तत्काल पूर्वानुमान और दामिनी मोबाइल ऐप। अन्य है 3 आकाशीय बिजली पहचान नेटवर्क, डॉपलर वेदर रडार्स नेटवर्क आदि। फिर नेक्स्ट है जोखिम साझा करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए RBI को लैंडिंग नियमों को सख्त किया। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच को लैंडिंग व्यवस्था के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के अंतर्गत जारी किए गए। को लैंडिंग क्या है? तो को लैंडिंग व्यवस्था के तहत विनियमित संस्थाएं आपस में साझेदारी कर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि वे वर्तमान विनियामक नियमों का पालन करें। इसके विषय में देखते हैं। न्यूनतम हिस्सा तो प्रत्येक विनियमित संस्था को ऋण का न्यूनतम 10% हिस्सा अपने पास रखना होगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण का दर्जा तो यदि ऋण PSL मानदंडों में आता है तो हर ऋणदाता को लैंडिंग के तहत अपने हिस्से के लिए PSL दर्जे का दावा
कर सकता है। एक समान परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली, तो यदि एक ऋणदाता किसी ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है तो सभी अन्य साझेदार ऋणदाताओं को भी उस ऋण को एनपीए वर्गीकृत करना होगा। मिश्रित ब्याज दर, तो उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर सभी विनियमित संस्थाओं के आंतरिक ब्याज दरों के भारित औसत के आधार पर तय की जाएगी, जो उनके वित्त पोषण योगदान के अनुपात में होगी। को लेंडिंग का महत्व, तो बैंकों के लिए दूर दराज क्षेत्रों में एनबीएफसीएस की कनेक्टिविटी के कारण बेहतर पहुंच, पीएसएल लक्ष्यों के साथ बेहतर अनुपालन आदि। एनबीएफसीएस के लिए साझा ऋण जोखिम, किफायती पूंजी तक बेहतर पहुंच आदि। उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के कारण सस्ते ऋण तक पहुंच, बेहतर अनुकूलन, क्योंकि एनबीएफसीएस अक्सर स्थानीय बाजार की वास्तविकताओं के अनुकूल लचीली ऋण संरचनाएं प्रदान करते हैं आदि। अंत में बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहले न्यूज है सूडान में शरणार्थी शिविर। तो संयुक्त राष्ट्र ने सूडान के शरणार्थी शिविरों में विश्व के सबसे भीषण मानवीय संकट उत्पन्न होने की चेतावनी दी है। जमजम शिविर यह सूडान के उत्तर दारफूर राज्य की राजधानी अल फाशर नगर के दक्षिण में स्थित है। अबू शोक शिविर, तो यह अल फाशर नगर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर नेक्स्ट मौद्रिक नीति समिति, तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अगस्त 2025 की बैठक में रेपो दर को 5.5% पर यथावत रखा और अपने नीतिगत रुख को न्यूट्रल बनाए रखा। इसके विषय में देखते हैं, तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ZB 2016 में संशोधित के तहत गठित की गई। उद्देश्य है मुद्रास्फीति को पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक नियंत्रित रखने के लिए नीतिगत रेपो दर तय करना। सदस्य संख्या कुल 6 सदस्य, 3 सदस्य आरबीआई से है और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। बैठक के लिए कोरम, तो कम से कम 4 सदस्य आवश्यक। अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी पदेन अध्यक्ष। बैठकें, तो एक वर्ष में कम से कम 4 बार। और निर्णय हेतु मतदान प्रक्रिया, तो प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है। यदि किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में मतों से समानता हो तो गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, तो ईएसओपी कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक प्रकार की हित लाभ योजना है। इसमें कंपनियों अपने कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के बाद पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी के शेयर खरीदने का विकल्प देती है। हालांकि यह कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है। कर्मचारियों को इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए तय अवधि तक कंपनी में कार्यरत रहना होता है। एक बार शेयर खरीदने के बाद कर्मचारी इन्हें शेयर बाजार में बेच सकते हैं। उद्देश्य कर्मचारियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करना, कंपनियों में कर्मचारियों को बनाए रखना, कर्मचारियों में इस भावना को बढ़ावा देना कि शेयरधारक होने के नाते वे भी कंपनी के स्वामी हैं। विनियमन, एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी विनियम 2021 के तहत विनियमित, गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विनियमित, कराधान के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत। फिर नेक्स्ट है गृह रेटिंग, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। इसे गृह 4 ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जिसमें सौर पैनल, वर्षा जल संचयन आदि सुविधाएं शामिल है। कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा प्रयोजन के तहत प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग्स का हिस्सा है। इसके विषय में देखते हैं। गृह का आशय है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। यह एक रेटिंग टूल है जो लोगों को उनके भवन के प्रदर्शन को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्वीकार्य मानकों के आधार पर परखने में सहायता करता है। इसे TERI ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इसे 2007 में राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के अनुरूप में अपनाया गया। फिर नेक्स्ट है ओपन वेट रीजनिंग मॉडल्स, तो ओपन एआई ने 2 ओपन वेट लैंग्वेज मॉडल जारी किए जो एडवांस्ड रीजनिंग में उत्कृष्ट हैं और इन्हें लैपटॉप पर चलाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित यानी ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। ओपन वेट रीजनिंग मॉडल्स का आशय ऐसे मॉडल से है जिनके केवल पहले से प्रक्षिप्त वेट्स या पैरामीटर्स को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है ताकि उपयोगकर्ता इन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार इन्फ्रेंस या फाइन ट्यूनिंग के लिए उपयोग कर सकें। ओपन सोर्स मॉडल्स के विपरीत इसमें ट्रेनिंग कोड, मूल डेटा सेट, मॉडल आर्किटेक्चर की पूरी जानकारी और ट्रेनिंग मैथडोलॉजी उपलब्ध नहीं कराई जाती। महत्व, ये मॉडल विकेंद्रीकृत एआई उपयोग को बढ़ावा देते हैं क्योंकि लोग इन्हें लोकल रूप से चला सकते हैं। इससे गोपनीयता, लचीलापन और पहुंच में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डीएनए EDNA, तो वैज्ञानिक अब जैव विविधता संरक्षण के लिए एनवायरमेंटल डीएनए विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। डीएनए अधिकतर जीवों में आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। वंशानुगत जानकारी को संग्रहित और अगली पीढ़ी तक संचारित करता है। ये वे आनुवंशिक सामग्री होती है जिसे जीव अपने पर्यावरण जैसे जल, मृदा, वायु आदि में उत्सर्जित करते हैं। इन सामग्रियों में कोशिका, उत्तक, तरल पदार्थ और मल आदि से प्राप्त डीएनए शामिल होते हैं। तकनीक का उपयोग तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति के अस्तित्व और वितरण का पता लगाने, पारिस्थितिकी तंत्र पर नजर रखने में आदि। महत्व देखते हैं तो यह जैव विविधता पर नजर रखने का एक नॉन इन्वेसिव और जीव संवेदनशील पद्धति है। यह अन्य पारंपरिक जैव निगरानी पद्धतियों की तुलना में तेजी से और कम लागत में परिणाम देती है।
फिर नेक्स्ट है भारत जैन एआई। तो केंद्र सरकार के अनुसार भारत जैन एआई पहल 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को कवर करेगी। वर्तमान में यह 9 भाषाओं में कार्यरत है। यह भारत का अपनी तरह का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, स्पीच और विजन लैंग्वेज सिस्टम्स आदि तैयार करता है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स पर राष्ट्रीय मिशन के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका नेतृत्व आईआईटी बॉम्बे और आईओटी और आईओई के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब द्वारा किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो हाल ही में सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी कि 85% से अधिक STPIS टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्थापित किए गए हैं और उन्होंने गैर मेट्रो शहरों में 2.98 लाख से अधिक नौकरियों का योगदान दिया। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। STPI की स्थापना 1991 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी एक संगठन के रूप में की गई थी। इसका मुख्य काम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देना तथा नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, स्टार्टअप्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों के क्षेत्र में उत्पादों, बौद्धिक संपदा के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। इसका विजन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति 2019 के अनुरूप है। उद्देश्य सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना, अनुकूल वातावरण बनाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को बढ़ावा देना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजनाओं को लागू करके निर्यातकों को सेवा प्रदान करना। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है फ्रांस, राजधानी पेरिस। तो हाल ही में तीव्र पवनों, शुष्क वनस्पति और गर्म मौसम के कारण दक्षिणी फ्रांस में भीषण वनाग्नि की घटना हुई। यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। यह उत्तर में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में बिस्के की खाड़ी और उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल है। उत्तर में डोवर जलतंतु मध्य द्वारा इंग्लैंड से अलग होता है। पड़ोसी देश हैं इटली, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, मोनाको, एंडोरा, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो नदियां लोयर फ्रांस में उद्गम अटलांटिक महासागर में मिलती है। सीन फ्रांस में उद्गम इंग्लिश चैनल में मिलती है। पर्वत आल्प्स दक्षिणी फ्रांस में है। द जूरा पर्वत आल्प्स के उत्तर में है। पिरेनीज स्पेन के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, ये बात की हमने फ्रांस की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।